नमस्कार। सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा, मेरे साथ हैं एचआई एंकर बीना सिंह। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले नजर डालेंगे अभी तक की हेडलाइंस पर। मोदी सरकार का विज्ञान के साथ विरासत पर जोर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर की BSL-4 बायो कंटेंट फैसिलिटी का किया शिलान्यास। कहा, पिछले 11 साल में देश की बायो इकोनॉमी $10 बिलियन से बढ़कर $166 बिलियन के पार। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंकी संगठनों के लिए काम करने वाले 5 सरकारी कर्मचारियों को किया बर्खास्त। आत्मनिर्भर भारत अभियान से सेना की ताकत में हो रहा है इजाफा। थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी। दुश्मन के किसी भी दुस्साहस को माकूल तरीके से दिया जाएगा जवाब। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस वर्ष होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का लोगो और वेबसाइट किया लॉन्च। विदेश मंत्री ने कहा, भारत की अध्यक्षता के दौरान लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता प्रमुख प्राथमिकताएं। और खेल मंत्रालय का राष्ट्रीय खेल महासंघों में 2 नई समिति बनाने का निर्देश। अंतर्राष्ट्रीय संबंध समिति और खेलों में मेक इन इंडिया समिति होगी गठित। गुजरात दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर की फैसिलिटी का शिलान्यास किया। इस लैब में खतरनाक वायरसों पर रिसर्च की जाएगी। BSL-4 बायो कंटेंट फैसिलिटी के शिलान्यास के दौरान उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का फोकस इंसान और पशु सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य शोध आधारित सुरक्षा प्रदान करना है और ये लैब सभी जरूरतों को पूरा करेगी। यह सुविधा वैज्ञानिकों को अत्यंत संक्रमणात्मक और घातक वायरस पर एकदम सुरक्षित वातावरण में संशोधन करने की एक प्रकार से प्लेटफॉर्म यहां पर उपलब्ध होगा। पशुओं से होकर मानवी तक पहुंचने वाले रोगों का भी अध्ययन करने की ये विश्व स्तरीय व्यवस्था यहां पर होगी। गृहमंत्री ने देश के युवाओं को जॉब क्रिएटर बताया। उन्होंने कहा कि जीनोम इंडिया अभियान के तहत 10,000 से ज्यादा जीनोम सीक्वेंसिंग डेटा सुरक्षित रखे गए हैं। गृहमंत्री ने कहा कि पुणे के बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट के बाद गांधीनगर की लैब भी बेहतर रिसर्च के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि सरकार ने वन हेल्थ मिशन से देश के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की है। यहां पर BSL-4 बायो कंटेनमेंट फैसिलिटी का शिलान्यास किया गया। एक प्रकार से पुणे की वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट के बाद ये भारत की दूसरी उच्च स्तरीय लैब होगी। भारत सरकार ने वन हेल्थ मिशन से मानव और पशु दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का कार्यक्रम हाथ में लिया है। 2014 में बायोटेक क्षेत्र में काम करने वाले स्टार्टअप की संख्या 500 से कम थी और 2025 में बायोटेक स्टार्टअप की संख्या 10,000 क्रॉस कर चुकी और इस क्षेत्र में काम करने वाले भारत के युवाओं ने साबित कर दिखाया है कि हमारा युवा जॉब सीकर नहीं है, जॉब क्रिएटर है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि भारत की मैन पावर इसकी सबसे बड़ी ताकत है। आज दिल्ली विश्वविद्यालय में नशा मुक्त परिसर अभियान के उद्घाटन के मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि नशा युवा आबादी के लिए खतरा है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए जरूरी है कि युवा ब्रिगेड ड्रग्स के प्रभाव से मुक्त हो। India is privileged to have a primarily young population. That is the greatest strength of today. The Viksit Bharat is not a dream, but it is going to be a reality. It is because we are having the youth brigade behind us.
Substance abuse is not just a personal issue, it is a social challenge, a public health concern, and a threat to our demographic dividend, that is the youth population. So Viksit Bharat cannot be built unless our young brigade is free from the influence of drugs. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दिल्ली में ब्रिक्स 2026 के लिए आधिकारिक लोगो और वेबसाइट लॉन्च किया। यह आयोजन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की तैयारियों की औपचारिक शुरुआत का संकेत है। इस साल भारत ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करने वाला है। ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान भारत बहुपक्षीय सहयोग, विकास और वैश्विक दक्षिण के मुद्दे को प्राथमिकता देगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि इस वैश्विक शिखर सम्मेलन में भारत का लक्ष्य वैश्विक कल्याण को बढ़ावा देना है। India's BRICS chairship will seek to bring together the potential of BRICS countries for greater global welfare. In 2026, BRICS will complete 20 years since its inception, during which it has steadily evolved into a significant platform for cooperation among emerging markets and developing economies. Over the years, BRICS has expanded its agenda and membership, responding to changing global realities while remaining focused on people-centric development, fostering dialogue, and promoting practical cooperation. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बताया कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में इनोवेशन, कॉर्पोरेशन और सस्टेनेबिलिटी पर फोकस रहेगा। India approaches its chairship with a humanity first and a people-centric approach, inspired by the guidance of Prime Minister Narendra Modi. Our chairship theme, building for resilience, innovation, cooperation, and sustainability, reflects our belief that cooperation among BRICS members can help address shared challenges in a balanced and in an inclusive manner. The theme underscores the importance of strengthening capacities, promoting innovation, and ensuring sustainable development for the benefit of all. नई दिल्ली में एस्पायरिंग इनोवेटर्स कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने शिरकत की। इस दौरान सूचना प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू भी मौजूद रहे। इस अवसर पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मीडिया और मनोरंजन उद्योग जगत तेजी से आगे बढ़ रहा है। एल मुरुगन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात को भी दोहराया कि ये सही समय है दुनिया को अपनी संस्कृति के बारे में बताने का। एल मुरुगन ने कहा कि आज हॉलीवुड मूवी का पोस्ट प्रोडक्शन भारत में हो रहा है, इससे रोजगार के नए अवसर बन रहे हैं। डिजिटल मीडिया ने टीवी को पीछे छोड़ दिया है। लोग कहीं भी बैठकर मोबाइल के जरिए क्रिएटिव कंटेंट बना रहे हैं। ये क्रिएटिव दिमाग वाले लोगों के लिए बड़ा अवसर है। Indian creative economy is supposed to play a significant larger role in the country's GDP in the coming years. Our Honorable Prime Minister mentioned that quote, this is the right time to create in India and create for the world. This is the time for dawn of orange economy in India, content, creativity and culture, the three pillars of orange economy. So our Honorable Prime Minister's vision that Viksit Bharat, we are marching towards the Viksit Bharat 2047. We are in the Amrit Kal. Everyone together we will work, we will join and we will achieve the Viksit Bharat Progressive Nation at 2047. इस दौरान सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू ने कहा कि नए भारत की पहचान अब इनोवेशन और क्रिएटिविटी से बन रही है। इनोवेशन के जरिए समस्याओं के समाधान हो रहे हैं, जो नए भारत की नई तस्वीर पेश कर रहे हैं। This is the age of creators. Who would have thought 10 years, 15 years back that this entire ambit of advertising, from these brand building of big advertising firms, creating a brand, getting in global stars to promote their products, etc., would be an absolute dead thing. There's nothing called advertising on those fronts now.
केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विकसित भारत जी राम जी एक्ट 2025 पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने योजना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करते हुए इसके लाभ और हालिया बदलावों पर विस्तार से चर्चा की। डॉक्टर सिंह ने बताया कि पुरानी योजना में जो कोताही और कमियां थीं, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए इस नई योजनाओं को लागू किया गया है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि इस योजना में कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है। मीडिया में पुरानी योजना में भ्रष्टाचार और अन्य खामियों की रिपोर्ट आई है और अब ये योजना डिजिटल रूप से लागू की जा रही है, जिससे ये योजना अब पहले की तरह गड्ढे खोदने और भरने की खानापूर्ति से आगे बढ़ेगी और इसका लाभ गांव में रहने वाले किसानों और श्रमिकों दोनों को होगा। बार बार मीडिया में बातें आती थी, एक मजाक बन गया था कि साहब ये गड्ढे खोदने वाली स्कीम है, तो गड्ढे खोदे हुए खाली रह जाते थे, फिर भर दिए जाते, फिर थोड़ी देर के बाद फिर से खुदाई का काम शुरू हो जाता है। उसको ना करके हमने इसको आउटकम ओरिएंटेड के बनाना गया। उसका नतीजा यह हुआ था कि हमारी एलोकेशंस में भी कमी आ गई थी। सन 2013 के चलते चलते एलोकेशन गिर करके 3300 करोड़ तक पहुंच गई। दूसरा पहलू फाइनेंसिंग का, जैसे कहते हैं कि फिस्कल डिसिप्लिन, वो भी लाने का इसमें प्रयास किया गया है और इसीलिए फिक्स्ड एलोकेशन इंस्टेड ऑफ ओपन एंडेड, यानी सरकार को, प्रदेश सरकार को पैसा दे दिया जाएगा, फिर एक समन्वय के साथ तय किया जाएगा कितना पैसा कहाँ लगाना है, क्या प्राथमिकता रहेगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस योजना में अब प्रदेश सरकार की मुख्य जिम्मेदारी होगी, जबकि केंद्र वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। इस योजना के तहत अब 100 दिनों की बजाय 125 दिन काम मिलेगा, जिससे जवाबदेही और पारदर्शिता में वृद्धि होगी। राज्य सरकार अपनी योजना तैयार करेगी और केंद्र को भेजेगी, जिसके बाद केंद्र वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। एक तो खैर इसके टाइटल का, दूसरा 100 दिन का वेज एम्प्लॉयमेंट हैज बीन इंक्रीज टू 125 डेज। तीसरा फंडिंग मॉडल, जैसे था कि 100% पहले सेंट्रल फंडिंग हुआ करती थी, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, पैसा खत्म हुआ और मांग लिया। अब ये रहेगा उसी तरह से जैसे कि बाकी प्रोजेक्ट्स में अधिकतर रहता है, 60-40 रेशो। 60% केंद्र की ओर से, 40% प्रदेश सरकार की ओर से, एक्सेप्ट फॉर जो पहले भी जिन प्रदेशों को इसकी एक छूट दी गई थी, जैसे पूर्व उत्तर के प्रदेश हैं, जम्मू कश्मीर के प्रदेश हैं, कुछ एक हिमालयन राज्य हैं, जहाँ पर के 100% यूटीज में भी केंद्र की ओर से। बजट एलोकेशन पहले इट वाज डिमांड ड्रिवन, कि पैसा मांगते जाओ और जाता जा रहा था, अब उसके बजाय इट विल बी नॉर्मेटिव एलोकेशन स्टेट वाइज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स, और अगर आपने स्टेट हमें एस्टिमेट देगी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के चालान काटने वाले बयान पर राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी ने बयान की आलोचना करते हुए इसे आम नागरिकों की फाइनेंशियल प्राइवेसी पर हमला बताया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष एन रामचंद्र राव ने कहा कि पार्टी ट्रैफिक नियमों के सख्त पालन के खिलाफ नहीं है, लेकिन फाइन वसूली के लिए लोगों के बैंक अकाउंट को आरटीए सिस्टम से जोड़ना गलत है। दरअसल रेवंत रेड्डी ने ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के बैंक अकाउंट से सीधे फाइन काटने की बात कही थी। बीजेपी डजंट approve any default of fines or traffic rules to be violated, but the Honorable CM of Telangana has made a statement that those who violate traffic, automatically their accounts will be synchronized with the RTA department and their fine will be deducted. If this is so, Congress party has opposed on the ground that Sanchar Sathi, that is the app which was introduced by Government of India, that this will invade into your privacy. The same thing is now you are doing it. और बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी, देखते रहिए डीडी न्यूज। आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत भारतीय नौसेना ने लक्षद्वीप में 12 से 17 जनवरी तक एक बहुविशिष्ट चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। ये शिविर हमारे देश की वैश्विक स्वास्थ्य दर्शन एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए चलाया जा रहा है, जिसमें उपचार, देखभाल के साथ साथ रोकथाम और स्वास्थ्य प्रोत्साहन सेवाओं को भी जोड़ा गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उद्घाटन समारोह में वीडियो संदेश के माध्यम से भारतीय नौसेना की सराहना की।
उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य दूरदराज के क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना है, जो स्वस्थ भारत के विजन के अनुरूप है। मैं रिमोट एंड आइलैंड टेरिटरीज में रहने वाले अपने नागरिकों से यह कहना चाहता हूं कि आपकी वेल बीइंग की जिम्मेदारी सरकार पूरी जिम्मेदारी के साथ निभा रही है। इस मेडिकल कैंप के माध्यम से आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज की ट्राई सर्विसेज टीम एडवांस्ड डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज और स्पेशलिस्ट केयर सीधे लोगों के डोर स्टेप तक लेकर पहुंची है। उद्घाटन समारोह के बाद नौसेना प्रमुख ने मरीजों से मुलाकात की और मोतियाबिंद सर्जरी के लाभार्थियों को चश्मे और दवाइयां वितरित की। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने भी शिविर की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख किया। साइंस में कितने भी एडवांसेस हो जाएं, उसका कोई मतलब नहीं है मेडिकल साइंस में, अनलेस की जो कि मेडिकल सहायता है वो लास्ट माइल और लास्ट पोस्ट तक जा सके। तो एक तरह से अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप मिनिकॉय हमारे एक तरह से सेंटिनल्स हैं ईस्ट और वेस्ट में, और यहाँ पर जहाँ हम खड़े हुए हैं ये तो वन ऑफ द सदर्न मोस्ट सेंटिनल्स है अरेबियन सी में। और यहाँ पर आकर हमने अगर मल्टी स्पेशलिटी टीम को लाकर और यहाँ के लोगों को अगर सहायता प्रदान की तो ये ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के विजन को भी सपोर्ट करता है। और यही हमारी कोशिश रही है कि किस तरह से हम आर्म फोर्सेस, किस तरह से हम हमारे जो देशवासी हैं उनको सहायता प्रदान कर सकें। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत से भारतीय सेना की ताकत बढ़ रही है। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि सेना में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि भविष्य में कोई भी गलत हरकत की जाएगी तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। LOC के पास अब भी कम से कम 8 आतंकवादी कैंप एक्टिव हैं और उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि कोई भी गलत हरकत हुई तो भारत पूरी ताकत से जवाब देगा। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रिडिक्टिव इस्तेमाल किया गया। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कम से कम 100 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई। साथ ही आर्मी चीफ ने दोहराया कि सेना किसी भी तरह के ऑपरेशन के लिए पूरी तरह तैयार है। Following the Pahalgam terror attack, a clear decision to respond decisively was taken at the highest level. Op Sindoor was conceptualized and executed with precision. The army successfully destroyed 7 out of the 9 targets and thereafter played a pivotal role in ensuring calibrated response to Pak actions. As you may be aware, Operation Sindoor remains ongoing. Any future misadventure will be resolutely responded to. चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने आज दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में NCC परेड का निरीक्षण किया। इस कार्यक्रम में नेशनल कैडेट कोर के 120 कैडेट्स ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर उत्तराखंड के सैनिक स्कूल घोड़ाखाल ने एक खास बैंड परफॉर्मेंस दी। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह के लिए देश भर से कैडेट्स दिल्ली में इकट्ठा हुए हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के मददगारों पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बड़ा एक्शन लिया है। उपराज्यपाल ने 5 सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। सरकारी सिस्टम में घुसे आतंकी तंत्र से जुड़े 5 कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई है, जिनमें शिक्षक मोहम्मद इश्तियाक, लैब टेक्नीशियन तारिक अहमद शाह, असिस्टेंट लाइनमैन बशीर अहमद मीर, वन विभाग में फील्ड वर्कर फारूक अहमद भट्ट और स्वास्थ्य विभाग में ड्राइवर मोहम्मद यूसुफ के नाम शामिल हैं। जांच में पता चला है कि ये लोग लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों से सक्रिय रूप से जुड़े थे। सरकारी पदों पर रहते हुए वे सरकारी खजाने से सैलरी ले रहे थे, जबकि आतंकवादी समूहों के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे थे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यह कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 311(2)(c) के तहत की है। कोलकाता में आईपैक के ऑफिस पर ईडी की कार्रवाई से बंगाल की राजनीति में गर्मा गई है। प्रदेश की मुखिया ममता बनर्जी ने इस पूरी कार्रवाई को राजनीतिक बदला लेने और विपक्ष को कमजोर करने वाला बताया है।
ममता बनर्जी के इन आरोपों पर पलटवार करते हुए भाजपा प्रवक्ता तुहिन सिन्हा ने सवाल पूछा कि क्या टीएमसी का इस मनी लॉन्ड्रिंग मामले से कोई कनेक्शन तो नहीं। आईपैक जिसका जो टीएमसी कहती है कि उसका पॉलिटिकल आर्म है और कई वर्षों से जो है आईपैक टीएमसी का काम देख रही थी, इलेक्शन मैनेजमेंट। तो जब आईपैक के ऑफिस में रेड पड़ता है और इस बात की जांच हो रही होती है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग का नेटवर्क कोल स्कैम में सक्रिय था, क्या उसी मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क से आईपैक को भी पैसा गया था, अर्थात क्या टीएमसी भी इस मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क का हिस्सा थी। कुछ फाइलें लेकर ममता बनर्जी निकलती हैं जो 2022 की थी। वो कह रही हैं कि हम पर आरोप उन्होंने लगाया था कि हमने रेड इसलिए डलवाया था कि 2026 में उनकी इलेक्शन तैयारियों को भांप सके, जान सके, लेकिन जो फाइलें वो लेकर गई थी वो 2022 की थी। वहीं मुर्शिदाबाद में बीएलओ के सुसाइड मामले पर तुहिन सिन्हा ने कहा कि बीएलओ काम के दबाव में नहीं था, बल्कि उस पर वहां के लोकल टीएमसी नेता ने आर्थिक दबाव बनाया था। मुर्शिदाबाद में एक बीएलओ ने सुसाइड की। टीएमसी ने आरोप लगाया वर्क प्रेशर उस पर इतना ज्यादा था, इलेक्शन कमीशन इतने प्रेशर डाल रहा था कि बीएलओ ने मजबूरन सुसाइड किया। लेकिन जो तथ्य सामने आए हैं वो इसके बिल्कुल विपरीत है। टीएमसी का एक लोकल लीडर बुलेट खान ने उससे 20 लाख रुपए उधार लिए थे, जो कि कई बार गुहार करने के बाद भी वो उस बीएलओ को हमीमुल इस्लाम को वापस नहीं लौटा रहा था। ऐसी स्थिति में हमीमुल इस्लाम निश्चित रूप से फाइनेंशियल दबाव में था और उस उत्पीड़न में उसने सुसाइड की। सच क्या है बीएलओ के, अगर किसी बीएलओ की मृत्यु हुई है वो आपको मुर्शिदाबाद के इस इंसिडेंट से पता चल रहा है। संभल में तालाब की जमीन पर अवैध रूप से बने मकानों की पैमाइश शुरू की गई है। हयातनगर क्षेत्र के वाजिदपुर सराय में राजस्व प्रशासन की टीम ये कार्रवाई कर रही है, जिसके लिए क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 5 थानों की पुलिस और पीएसी बल तैनात किया गया। पैमाइश का काम करने के लिए मंगलवार सुबह तहसीलदार दीपक कुमार जुरैल के नेतृत्व में राजस्व टीम वाजिदपुर सराय पहुंची। टीम में 4 कानूनगो और 20 लेखपाल शामिल थे। नक्शे के आधार पर गाटा संख्या 332 में दर्ज 5 बीघा तालाब की भूमि को चिन्हित किया गया और फीता डालकर एक मकान की पैमाइश की गई। कार्रवाई के दौरान मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। नायब तहसीलदार दीपक कुमार जुरैल ने बताया कि ये तीसरी बार है जब इस जमीन की पैमाइश की जा रही है। शिकायत के आधार पर की गई इस कार्रवाई में करीब 40 मकानों को चिन्हित किया गया है। इन मकानों का निर्माण लगभग 25 से 30 साल पुराना बताया जा रहा है। राजस्थान में गाटा संख्या 332 ये तालाब का नंबर है। इसकी एक शिकायत मिली थी, तालाब मकान बनाकर तो उसकी पैमाइश के लिए हमारी पूरी बड़ी टीम आई है। 3320 वर्ग मीटर लगभग 5 बीघा। एग्जैक्ट फिगर देना मुश्किल है, लगभग 40 मकान चाहिए। अभी पूरी पैमाइश कर लेंगे, उसके बाद आपको पूरा फिगर देंगे। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी बीना सिंह को दीजिए अनुमति। नमस्कार।